नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि के विभिन्न परीक्षण। बुद्धि के परीक्षणों को कल की क्लास में अपनों ने कंप्लीट किया था। और बुद्धि जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक किस प्रकार से रहता है सिलेबस में। यदि अपन सिलेबस की बात करें तो बुद्धि, और बुद्धि में सबसे पहले संकल्पना है, संकल्पना, और संकल्पना के बाद बुद्धि के जो सिद्धांत है वो आप अपने सिलेबस में रहते हैं। मापन सिलेबस में रहता है, और उसके बाद जो रहता है वो है बहुबुद्धि। बहुबुद्धि का सिद्धांत एवं उसके निहितार्थ। ये टॉपिक अपने बुद्धि टॉपिक से संबंधित चलते हैं। बुद्धि की संकल्पना अपनों ने देख ली, बुद्धि के सिद्धांत देख लिए, मापन देख लिया। अब अपना जो बचा है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत एवं उसके निहितार्थ ये बचा है। और आज की क्लास में ये टॉपिक, ये पॉइंट भी अपन पूरा का पूरा एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत देखते हैं सबसे पहले। तो आज की क्लास में भी अपन बुद्धि पढ़ने वाले हैं, और बुद्धि में भी कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गार्डनर। गार्डनर इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कब यह सिद्धांत दिया गया? तो 1983 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया। 1983 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कौन सी पुस्तक में इस सिद्धांत को दिया गया था? तो यदि पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ। इसमें ना जो शामिल किया गया है, इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। तो यहां पर इन्होंने बताया कि द फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में फ्रेम्स ऑफ माइंड में किसको शामिल किया? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल का मतलब होता है बहु, और इंटेलिजेंस का मतलब हो गया बुद्धि। यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया इन्होंने इसी पुस्तक में दिया, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि इस पुस्तक में इन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इन्होंने यूं कहा कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुबुद्धि यानी बुद्धि एकाकी नहीं होती। बुद्धि में एक चीज का वर्णन नहीं किया जाता, बुद्धि में अनेक चीजों का वर्णन किया जाता है। अनेक प्रकार की बुद्धि हो सकती है, बुद्धि में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती है। तो अपन यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत में गार्डनर ने जो प्रमुख बात बताई वो ये बताई, इनके अनुसार बुद्धि एकाकी न होकर कुछ प्रमुख जो योग्यताएं हैं योग्यताओं का समूह है। तो बुद्धि एकाकी नहीं है, एक अंग इसे नहीं मान सकते। बुद्धि में अनेक चीजों को शामिल किया गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे बुद्धि के संबंध में और अपन कौन कौन सी चीजें कह सकते हैं। तो बुद्धि के संबंध में यदि अपन और चीजें देखें तो यहां पर अपन समझ सकते हैं देखिए
कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गार्डनर के द्वारा। कब? 1983 ईस्वी में। पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और इनके अनुसार बुद्धि एकाकी नहीं है, एक अंक की नहीं होती, इसमें अनेक सारी योग्यताएं होती है या अनेक योग्यताओं का मेल होता है। इसके संबंध में यदि अपन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करें, कौन कौन सी योग्यताएं होती है? बेसिकली इन्होंने 7 योग्यताएं बताई है, हालांकि बाद में औरों को भी शामिल किया गया था, 9 या 10 तक भी मिलती है, परंतु मूलतः जो महत्वपूर्ण है योग्यताएं हैं वो इसमें 7 योग्यताएं शामिल की गई है। तो इसमें यदि अपन देखें, सबसे पहले अपन देखें तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो बुद्धि का स्वरूप है वो बहुबुद्धि होता है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि जो सामान्य रूप से बुद्धि है, सामान्य बुद्धि, उसका स्वरूप एकाकी न होकर उसमें अनेक प्रकार की क्षमताएं शामिल रहती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि सामान्य बुद्धि में अनेक क्षमताएं निहित है। तो अनेक प्रकार की क्षमताएं सामान्य बुद्धि में रहती है और ये जो सारी की सारी क्षमताएं हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती है और मस्तिष्क में हर एक जो स्वतंत्रता या हर एक जो क्षमता है उसके संचालन का नियम भी अलग अलग होता है। तो अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि भाई ये जो बुद्धि है या बौद्धिक जो क्षमता है, ये जो क्षमताएं हैं, ये क्षमताएं स्वतंत्र भी होती है। तो इनके कुछ नियम भी होते हैं जिनसे वे जुड़ी होती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की क्षमताएं होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, परंतु फिर भी हर एक क्षमता के संचालन में अलग नियम होता है जिससे वे जुड़ी हुई होती है। सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने 7 प्रकार की योग्यताएं, 7 प्रकार की क्षमताएं व्यक्ति में मानी है और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भी बेसिकली 7 मानी जाती है, इसके अलावा कहीं पर 9 भी मिलती है, कहीं पर 10 भी मिलती है। आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि गार्डनर ने बुद्धि की जो क्षमताएं हैं वो कितने प्रकार की बताई है। हाँ, जितने प्रकार की जो जो क्षमताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले तो अपन जो 7 प्रकार की क्षमताएं बताई हैं उनको अपन विशेष तौर पर समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, अपन कह सकते हैं कि इन्होंने जो कुल योग्यताएं बताई है वो कितने प्रकार की बताई हैं। इन्होंने बुद्धि की 7 प्रकार की क्षमताएं बताई है। कौन कौन सी क्षमताएं बताई है? 7। तो पहली क्षमता की यदि अपन बात करें तो भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि। अब भाषागत क्षमता की जो बात करें वो किस में शामिल की जाती है? भाषाई क्षमता में शामिल की जाती है। देखिए, अपन देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शब्दों की समझ बहुत अच्छी होती है, जिन्हें शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, जो शब्दों के संबंध में एक परख रखते हैं, शब्दों के संबंध में एक अच्छा ज्ञान रखते हैं। ये योग्यता हर किसी में नहीं होती। शब्दों को, वर्णों को पहचानने की क्षमता, उनके प्रयोग करने की क्षमता,
जिस भी व्यक्ति में उत्कृष्ट रूप में पाई जाएगी उसमें भाषाई बुद्धि होगी। अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है जो अलग अलग लोगों में पाई जाती है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में हो सकता है कि एक से अधिक प्रकार की योग्यताएं भी मिल जाए। तो अपन देखते हैं इसमें भाषाई बुद्धि में अपन क्या चीज या किन चीजों को शामिल कर सकते हैं। देखिए, शब्दों, वाक्यों के बोध की क्षमता। शब्दों और वाक्यों को बोध का मतलब होता है समझने की क्षमता। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि शब्दावली जो होती है, शब्दावली के जो क्रम होते हैं, शब्दावली में अवली मतलब पंक्ति, तो शब्दावली में शब्दों के क्रम होते हैं, तो उन क्रम को पहचानने की योग्यता। शब्दावली के क्रम को पहचानने की क्षमता। तो यहां पर तो अपनों ने किस किस चीज को शामिल किया है? एक तो शब्दों एवं वाक्यों को समझने की क्षमता, शब्दावली के क्रम को पहचानने की क्षमता। साथ साथ अपन यूं भी मान सकते हैं कि जो शब्दों के मध्य संबंध जो होता है, मध्य संबंध पहचानने की योग्यता। तो इनके मध्य जो संबंध होता है उसको समझाने की योग्यता या पहचानने की योग्यता। साथ साथ अपन ये भी चीज कह सकते हैं कि शब्दों, वाक्यों के प्रयोग की क्षमता यानी इस प्रकार की क्षमता ही किस में शामिल की जाती है? भाषाई बुद्धि में शामिल की जाती है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाषा से संबंधित, क्योंकि भाषा में शब्द भी आ जाएंगे, वाक्य भी आ जाएंगे, शब्दों और वाक्यों को पहचानना भी आ जाएगा और उनको प्रयोग करना भी आ जाएगा। तो इस प्रकार की योग्यता किसमें मानी जाएगी? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत मानी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि हालांकि मैं इस सिद्धांत का परिचय करवा चुकी हूँ, परंतु यहाँ पर जो विशेष टॉपिक दिया गया है ना सिलेबस में कि बहुबुद्धि का सिद्धांत और उसके निहितार्थ, तो उसके लिए अपन शॉर्ट एंड स्वीट इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अंदर इसमें जो भी निहितार्थ है, इसकी जो विशिष्टताएं हैं, उन सबको देखेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट इसको समझते हुए चलेंगे ताकि अपना जो पूरा का पूरा पॉइंट भी क्लियर हो जाए और एक साथ अपनी चीजें जुड़ भी जाए। भाषाई बुद्धि होगी, भाषाई क्षमता होगी। दूसरी क्षमता की यदि अपन बात करें तो अपनों ने देखा था कौन सी थी? तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तर्क करने की क्षमता जिसमें अधिक होगी। गणित से संबंधित, जिसमें जो मैं सीधे शब्दों में यदि कहूं तो एक बालक ऐसा होता है जिसको गणित बहुत अच्छी लगती है और गणितों से संबंधित जो अंक होते हैं उनके क्रम और उन अंकों में सादृश्यता को बहुत अच्छे से वो बालक समझ पाते हैं, इसीलिए तो वो गणित में आगे जाते हैं। और गणित में आगे वही जा सकता है, गणित विषय को वही बहुत अच्छे से समझ सकता है जिसमें गणितीय बुद्धि हो या फिर तार्किक बुद्धि हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भाषा को वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसमें भाषाई क्षमता हो। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं? देखिए, गणितज्ञ जो होंगे वो इस क्षेत्र में जाएंगे, फाइनेंसर जो होंगे वो भी इस क्षेत्र में जाएंगे। तो अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि तर्क करने की क्षमता या तर्क करने की क्षमता इस बुद्धि में जाएगी और तर्क करने की क्षमता वाले लोग भी इसी प्रकार की योग्यता वाले लोग कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन यूं कहें गणितीय
समस्याओं, जो गणित से संबंधित समस्याएं हैं, गणितीय समस्याओं को का समाधान करने की क्षमता, साथ साथ अंक जो होते हैं के क्रम को समझने, एवं उनमें सादृश्यता पहचानने की क्षमता किसके अंतर्गत जाएगी? तर्क करने की या तार्किक या गणितीय बुद्धि के अंतर्गत जाएगी। तो इस प्रकार से अपन यूं कह सकते हैं कि फाइनेंसर या गणितज्ञ जो होते हैं वो इसी प्रकार की बुद्धि में जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपन कौन सी बुद्धि को देख सकते हैं? देखिए, अगली जो बुद्धि मानी जाएगी वो मानी जाएगी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जिनके मस्तिष्क में स्थान से संबंधित चित्र बन जाते हैं, माने कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं ना, उनमें इस प्रकार की बुद्धि होती है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं एक बार चले जाते हैं तो बाद में फिर ड्राइविंग का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है वो उसमें स्थानिक बुद्धि है, नहीं। जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं उनमें इस प्रकार की क्षमता होती है। वो एक बार जिस स्थान पर जाया है उसके बाद वो कभी भूलते नहीं है, वो उसी स्थान को ढूंढ ही लेते हैं। तो इसलिए उनमें जो क्षमता मानी जाएगी वो कौन सी? स्थानिक बुद्धि की क्षमता मानी जाएगी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो स्थानिक चित्र होते हैं, स्थानिक चित्रों को समझने की क्षमता, ठीक है, किसके अंतर्गत जाएगी? इसके अंतर्गत जाएगी। और इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई स्थान संबंधी कल्पना करने की क्षमता किस में जाएगी? स्थानिक बुद्धि में जाएगी। चालक वर्ग जो है वो इसी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जो चालक का मतलब ड्राइवर, तो ड्राइवर जो लोग होते हैं उनमें स्थानिक बुद्धि अधिक होती है, इसीलिए वो स्थान विशेष को अधिक जल्दी समझ जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली बुद्धि की। तो अगली बुद्धि कौन सी है, अगली योग्यता कौन सी है, क्षमता कौन सी है? तो यहां पर अपन देखेंगे अगली है अगली क्षमता में अपन किसे शामिल करेंगे? देखिए, शारीरिक गति बुद्धि माना जाएगा इसमें। शारीरिक गति बुद्धि यानी शारीरिक गति पर जो नियंत्रण रख सकते हो वे लोग इसमें जाएंगे। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता। तो शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम ही यह कह रहा है कि शारीरिक गति बुद्धि, तो शरीर से संबंधित जो गति है उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता इनमें अधिक होती है। साथ साथ ये जो लोग होते हैं ना, इनमें किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से संबंधित
या उसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने से संबंधित क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि वस्तुओं का सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की क्षमता किसके अंतर्गत आएगी? इसी के अंतर्गत आएगी। जैसे आप शरीर की गति पर नियंत्रण रखने वाला किसे मानेंगे? शरीर को अपने हाथ में कौन रखता है? कौन अपने हिसाब से चलाता है? खिलाड़ी वर्ग ही शरीर को अपने अनुसार चला सकते हैं, अपने अनुसार गति दे सकते हैं। अपन अगर थोड़ा सा आलस हो रहा है और उस समय कोई काम करने के लिए कह दिया जाता है तो अपनी हिलने की हिम्मत नहीं होती, जबकि इस प्रकार के व्यक्तियों में इस प्रकार की ऊर्जा होती है कि वो अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगली बुद्धि की बात करें तो देखिए, संगीतज्ञ या फिर अपन यूं कह सकते हैं संगीतज्ञ या संगीतिक बुद्धि किसमें होगी? जिसमें लय, तारतम्य, ध्वनियों के पर्याप्त उतार चढ़ाव को आसानी से समझने की क्षमता, चाहे वो लय हो, चाहे यति हो, चाहे गति हो, किसी भी प्रकार का ध्वनि का उतार चढ़ाव यानी आरोह अवरोह, उसको यदि कोई समझ सकता है तो वो संगीतज्ञ बुद्धि वाला माना जाएगा। इसमें अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई लय को प्रत्यक्षतः देखकर समझने की क्षमता, उसके प्रयोग करने के सामर्थ्य की क्षमता अपन इसी में लेंगे। जैसे गायक वर्ग में गायक व गायिकाएं सभी के सभी आ जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अपन कौन सी प्रकार की बुद्धि को देखेंगे। देखिए, कुछ किताबों में बुद्धि यही है, नाम अलग मिल जाएंगे, किसी का कोई अलग नाम दे दिया जाएगा, किसी का कोई अलग नाम दे दिया जाएगा। तो अपने को कहीं भी इस प्रकार की चीजों से प्रभावित नहीं होना है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि व्यक्तिगत, अगली जो है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। देखिए, इन शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले तो व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति विशेष से। और आत्मन का मतलब क्या हुआ? आत्मा से संबंधित। और आत्मा से संबंधित हमारे क्या होते हैं? हमारे भाव होते हैं, हमारे संवेग होते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष के भावों एवं संवेगों को समझने की क्षमता यदि किसी में होगी तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि वाला कहलाएगा। या फिर अपन यूं कहते हैं कि भावों एवं संवेगों को जो समझने की क्षमता होती है वो किस में होती है? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि में होती है। तो यहां पर अपन यही समझ सकते हैं, भावों संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो भाव होते हैं ना,
उनमें अंतर करने की क्षमता भी किस में चली जाती है, इसी में चली जाती है। तो विभिन्न भावों में विभेद करने की क्षमता। देखिए, जो भी इस प्रकार की क्षमता रखता है उसे अपन मनोवैज्ञानिक कह देते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक जो वर्ग आता है वो इसी वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले बुद्धि के प्रकार की तरफ। देखिए, अगली जो बुद्धि मानी जाएगी वो मानी जाएगी व्यक्तिगत अंतः बुद्धि। व्यक्तिगत अंतः बुद्धि। अब यहां पर भी समझिए, देखिए व्यक्तिगत तो अपनों ने आ गया, व्यक्ति विशेष से संबंधित, और अंतः का मतलब हमारे मन या मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, हमारे मन या मस्तिष्क में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारे अंदर की प्रेरणाएं हैं, वो सारी की सारी किसमें शामिल की जाती है, अंतः में शामिल की जा सकती है। तो अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं, इच्छाओं, व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं, इच्छाओं, प्रेरणाओं को समझने की योग्यता या क्षमता किसमें मानी जाएगी, व्यक्तिगत अंतः बुद्धि के अंतर्गत मानी जाएगी। अर्थात व्यक्ति विशेष के अंदर की भावनाओं को यदि कोई व्यक्ति समझ सकता है तो उसे अपन व्यक्तिगत अंतः बुद्धि वाला व्यक्तित्व मानेंगे। इसमें किस वर्ग को शामिल किया जाएगा, इसमें दार्शनिक विचारों वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि दार्शनिक सभी के सभी इसी प्रकार की बुद्धि में आते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं विशेष तत्व की। तो गार्डनर ये मानते थे, मैंने आपको कहा कि भाई मुख्यतः 7 प्रकार की क्षमताएं उन्होंने मानी है, और इन्होंने जो 7 प्रकार की क्षमताएं मानी है उनमें यूं कहा है कि काफी बार ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति विशेष में कोई भी किसी भी प्रकार की क्षमता का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बन पाती, तो क्षमता का विकास नहीं हो पाता। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें 2-3 प्रकार की क्षमताएं पूर्णतः विकसित दिखाई देती हैं, 2-3 प्रकार की उनमें विशिष्ट योग्यताएं होती है। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि ये जो 7 प्रकार की योग्यताएं हैं ये एक दूसरे से प्रभावित भी रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और इसके साथ साथ अपन ये भी मानते हैं कि मान लीजिए एक दूसरे से संबंधित चीजें अगर आ जाए, जैसे अपनों ने अभी देखा कि व्यक्तिगत अंतः और व्यक्तिगत आत्मन, ये दोनों चीजें बिल्कुल लगभग समान सी है। तो अगर दोनों से संबंधित एक व्यक्ति में योग्यता है तो फिर उसके व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति में भाषागत क्षमता है और एक तरफ उसमें गणित समझने की क्षमता है, तो ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हो गए, क्योंकि भाषा में गणित नहीं आती और गणित में भाषा नहीं आती, उसकी अपनी गणितीय भाषा ही होती है। तो इस प्रकार से यदि किसी में वर्ण शब्द समझने की क्षमता है तो वह अंकों को नहीं समझ पाएगा। अगर एक व्यक्ति में इस प्रकार की दोनों योग्यताएं हैं तो फिर वो दोनों योग्यताएं मिल नहीं पाएगी। जिस प्रकार से एक खिलाड़ी जो है वो दौड़ अच्छा सकता है तो उसकी दोनों योग्यताएं मिल जाएगी और उसका विकास बहुत अच्छे से होगा ना।
परंतु यदि किसी व्यक्ति में भाषा की क्षमता है और गणित की क्षमता है तो ये तो दोनों अलग अलग क्षेत्र हो गए, ये दोनों मिलेंगे नहीं, तो समुचित या संकुचित विकास से ही हो पाएगा। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी है, इसमें दो प्रकार की योग्यता है, दौड़ने की क्षमता है और क्रिकेट से संबंधित वह रुचि रखता है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत अच्छा यानी श्रेष्ठ खिलाड़ी, श्रेष्ठ क्रिकेटर बन जाएगा ना, क्योंकि दौड़ भी अच्छा लेता है और क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है। तो दोनों योग्यताएं। अब एक व्यक्ति जो है वो गणित अच्छा समझ सकता है, भाषा अच्छा समझ सकता है, तो वो न तो पूर्ण भाषा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा न पूर्ण गणित ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, और इन दोनों का मेल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों असंबद्ध है, संबंधित चीजें नहीं है। इस प्रकार से संबंधित होती तो वो एक क्षेत्र में बहुत आगे चला जाता, अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा है, उसी प्रकार से एक विषय विशेष में सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन वो कर सकता था। यहां पर यदि अपन बात करें गणित, और गणित के साथ मान लीजिए कि उस बालक में, उस व्यक्ति में किसी भी इसी प्रकार की क्षमता, जैसे कोई भी सूत्र जो होते हैं मैथ्स के, उनसे संबंधित योग्यता हो, अंकों से संबंधित योग्यता हो, और गणित के भी अनेक प्रकार होते हैं, उनसे संबंधित अलग अलग योग्यता हो, तो शायद वो मिलकर एक को बहुत आगे तक ले जाती। तो गार्डनर ने ये बात स्पष्ट की है कि व्यक्ति में उपयुक्त मात्रा में बुद्धि होती है, पर कुछ कारणों की वजह से कोई बुद्धि अधिक विकसित नहीं हो पाती। ऐसा होता है अक्सर। परंतु ये जो सातों बुद्धि है ना, ये एक दूसरे से अंतःक्रिया करती है और इस प्रकार से ये स्वायत्त तंत्र में कार्य करती है, यानी स्वतंत्र रूप से विकसित होते हुए भी एक तंत्र से जुड़ी हुई रहती है। तो ये गार्डनर की मौलिक विचारधारा थी। मूल भाव जो था वो यही था कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, परंतु फिर भी एक तंत्र विशेष के अनुसार ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका, और उसके मस्तिष्क पर चोट लगती है। एक व्यक्ति के मस्तिष्क पर चोट लगती है, उस समय उसमें मस्तिष्क से काम आने वाली सभी की सभी चीजें हो सकता है कि प्रभावित हो जाए, परंतु यदि उसकी शारीरिक क्षमता है वो इससे प्रभावित नहीं होगी। हाँ, एक्सीडेंट की वजह से उसके शरीर को नुकसान उठाना पड़ सकता है, परंतु इस पर चोट आई है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से ये प्रभावित हो। यानी दोनों अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से विकास करती है। मान लीजिए एक व्यक्ति में भाषागत क्षमता नहीं है, तो जरूरी नहीं कि उसमें तर्क करने की क्षमता भी नहीं हो, वो तर्क कर सकता है। कभी कभार आपने देखा है ना कि कुछ लोग नेगेटिव तर्क करते रहते हैं, नकारात्मक भाव प्रकट करते रहते हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था भी बन सकती है, उस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। ये इनका निहितार्थ था, ये इनके सिद्धांत की विशिष्टता थी। मैं लिख देती हूं। उनके अनुसार किनके अनुसार है? गार्डनर के अनुसार हर व्यक्ति में उपयुक्त मात्रा में बुद्धि होती है। हर एक, आपसे कोई पूछ लेना कि इस सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। निहितार्थ का मतलब होता है विशिष्टता या मूल भाव। तो मूल भाव ये है कि हर एक व्यक्ति में उपयुक्त मात्रा में बुद्धि होती है, परंतु
कुछ कारणों से कोई विशिष्टता अधिक विकसित हो जाती है। ठीक है, विशेष रूप से जो है वो विकसित हो जाती है। यह सातों योग्यताएं ये जो सातों प्रकार की योग्यताएं हैं उनके बारे में इन्होंने कहा कि सातों प्रकार की जो बुद्धि है वो एक दूसरे से अंतः क्रिया करती है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद की चीज भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए, ये अंतःक्रिया अवश्य करती है, स्वतंत्र रूप से भी विकसित होती है। तो इसलिए अपन इसे क्या कह सकते हैं, ये कर रहे हैं, ये अर्ध स्वायत्त तंत्र में कार्य करती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर चोट लगी है, मस्तिष्क पर चोट लगी है और उसकी एक क्षमता प्रभावित होती है तो अन्य क्षमताओं पर भी प्रभाव पड़े, यह आवश्यक नहीं है। ये लीजिए, ये थी इनके सिद्धांत की बेसिक बात। 7 प्रकार की योग्यताएं सातों परस्पर संबंधित है और एक दूसरे से अर्ध स्वायत्त तंत्र से जुड़ी हुई है। एक प्रभावित होती है किसी कारण से तो जरूरी नहीं है कि दूसरी प्रभावित हो, परंतु एक दूसरे से अंतःक्रिया ये जरूर करती रहती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, अपन यहां पर बात करते हैं कि मानसिक आयु को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अपन बुद्धि का आंकलन देखते हैं। बुद्धि का आंकलन, देखिए, बुद्धि का आंकलन 2 तरीके से किया जा सकता है। जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने 2 भागों में बांटकर बुद्धि का आंकलन किया है। सबसे पहली कौन सी, मानसिक आयु को बांटा है, मानसिक आयु। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मानसिक आयु तथा दूसरा है तैथिक आयु। तैथिक आयु या इसको वास्तविक आयु भी कह सकते हैं। ये चीजें मैं बता चुकी हूं तो इसलिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगी, लिखवाऊंगी नहीं इसको। मानसिक आयु
व्यक्ति के मस्तिष्क का जितना विकास हुआ है वो मानसिक आयु के अंतर्गत जाएगा, मस्तिष्क के अंतर्गत। यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की ऐसी आयु होती है जिसके संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र वाले जो लोग हैं वो औसतन कार्य जो करते हैं उनके बराबर व्यक्ति कर पाता है या नहीं कर पाता, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जा सकता है। इसके संबंध में एक टुकुमेन नामक के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विचार भी व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति अपनी आयु वाले वर्ग से संबंधित कार्य कर भी पाता है, नहीं भी कर पाता, तो उस आधार पर मानसिक आयु निर्धारित की जाती है। मान लीजिए कि एक 10 वर्ष का बालक है, वो 10 वर्ष के बालकों के अनुसार कार्य कर रहा है तो वह औसत मानसिक आयु वाला माना जाएगा, सामान्य मानसिक आयु वाला व्यक्ति माना जाएगा। वह 10 वर्ष का है परंतु 12-13 वर्ष के बालकों के अनुसार कार्य कर रहा है, उनकी योग्यता के अनुसार कार्य कर रहा है, तो उसे अपन सामान्य से ऊपर बुद्धि लब्धि वाला बालक मानेंगे, यानी उसकी जो मानसिक वायु है वो प्रखर अपन मान सकते हैं। और जो 10 वर्ष का बालक है वो 8 वर्ष तक के ही बालकों के प्रश्न हल कर सकता है, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है, तो अपन उसको सामान्य से निम्न बालक मानते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मानसिक आयु, वास्तविक या तैथिक आयु किसे कहेंगे? देखिए, जन्म से लेकर आज तक के समय को बालक की तैथिक आयु या वास्तविक आयु कहा जा सकता है। कब से? जन्म से लेकर। तो जन्म से लेकर आज तक की जो भी आयु है उसे तैथिक आयु या वास्तविक आयु कहा जाता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, और ये मैं बता चुकी हूं कि बुद्धि लब्धि यदि अपन ज्ञात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, मानसिक आयु को वास्तविक आयु से गुणा करते हैं। और जब मानसिक आयु को वास्तविक आयु से गुणा 100 से गुणा करते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से गुणा करते हैं तो हमारी बुद्धि लब्धि आ जाती है। और उस बुद्धि लब्धि के अनुसार पिछली क्लास में मैंने जो टेबल बताई थी उस टेबल के अनुसार अपन अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई व्यक्ति है वो किस प्रकार का माना जाएगा। अब अपन कहते हैं कि जो बुद्धि का ये जो सिद्धांत है उसके आधार पर गार्डनर के सिद्धांत को अपनों ने देखा, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था और बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने आवश्यक जो निहितार्थ दिए या उसकी जो सिद्धांत की आवश्यकता थी उसको अपनों ने देखा। उसके बाद यदि अपन बात करें कि बुद्धि से संबंधित मापन किए गए, परीक्षण किए गए, उनका शिक्षा में प्रयोग क्या है, शिक्षा में योगदान क्या है, या फिर अपन यूं कहें कि जीवन में उनका अनुप्रयोग कहां पर किया जा सकता है, तो अपन यहां पर ये चीज देखेंगे कि भी बुद्धि परीक्षणों का अनुप्रयोग, बुद्धि परीक्षणों का अनुप्रयोग। और ये मैं क्यों बता रही हूं, ये इसलिए क्योंकि ये सामान्य अनुप्रयोग निकाले गए हैं जिनके माध्यम से अपन ने ये भी निर्धारण कर सकते हैं कि भाई गार्डनर के अनुप्रयोग कहाँ है, गार्डनर के सिद्धांत के अनुप्रयोग कहाँ है, गार्डनर के सिद्धांत की शिक्षा में योगदान किस प्रकार से है। ये सामान्यतः मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने गार्डनर के सिद्धांत के साथ ही इनको करवाया है। देखिए, एक तो अपन ये मान सकते हैं कि ये जो बुद्धि परीक्षण है ना, बुद्धि परीक्षण ये मानसिक उपचार गृह है। कैसे? क्योंकि इसके माध्यम से निदान किया जाता है। निदान का मतलब होता है जांच पड़ताल। तो इसके माध्यम से बालकों के जो मानसिक समस्याएं हैं या उसकी मानसिक क्षमता है उसका पर्याप्त
निदान किया जाता है या पर्याप्त जांच पड़ताल की जाती है, और उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं। तो अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि ये एक जो बुद्धि के जो परीक्षण है वो मानसिक उपचार ग्रह है। उसके बाद यदि अपन देखें कि भाई सामान्य स्तर पर, सामान्य जो बौद्धिक स्तर है, सामान्य बौद्धिक स्तर के आंकलन के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि भी व्यक्ति की अंतःरेखा का मतलब है क्षमता, सीधा का सीधा गार्डनर के सिद्धांत पर मेल खा रहा है। अंतःरेखा को समझकर उसकी आधार रेखा तय करने में तो उसकी आधार रेखा का मतलब है कि वो कहां तक विकास करेगा, उसकी आधार रेखा अपन तय कर देते हैं। यहां तक कि उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है, उपलब्धियों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है, उपलब्धियों का मूल्यांकन। इसके साथ साथ अपन समस्या समाधान भी कर सकते हैं, समस्या समाधान भी इसके माध्यम से संभव है। ये गार्डनर के सिद्धांत के अनुप्रयोग मान सकते हो आप, बुद्धि परीक्षणों के अनुप्रयोग मान सकते हो। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे शैक्षिक सफलता की। तो देखिए यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, जो बुद्धि परीक्षण है या अपन यूं कहें कि गार्डनर का सिद्धांत है, उसका शिक्षा में क्या योगदान है, कभी कभी भाषा चेंज कर दी जाती है और शब्द यूं आ जाता है कि शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन। तो यहां पर भी अपन यूं कह सकते हैं कि भाई बुद्धि परीक्षण जो है उसके माध्यम से अपन शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान की अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो कि जब बालक पढ़ता है तो स्कूली शिक्षा के दौरान ही अपन उसकी क्षमताओं को पहचान लेते हैं कि उसमें किस प्रकार की बुद्धि है। गार्डनर ने हमें बता दिया कि 7 प्रकार की बुद्धि है, तो उसकी क्षमता को पहचान कर हम उसी दिशा में विकास हेतु उसे अग्रसर कर सकते हैं। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि किसी बालक की वास्तविक योग्यता को पहचान कर, उसकी वास्तविक योग्यता पहचान ली जाती है और पहचान कर उसे प्राप्तांकों एवं सफलता हेतु धनात्मक निष्पादन हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ये लीजिए, शिक्षा में योगदान है, शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। भाषा
अपन बुद्धि की पहचान कर लें तो अपन उसी दिशा में बालक को लगा सकते हैं। बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बालक में सकारात्मक सोच आएगी, बालक अपनी योग्यता के अनुसार यदि लक्ष्य का चयन कर रहा है तो उसकी रुचि भी बनी रहेगी। परंतु मौलिक बात यदि अपन देखें तो यही है कि किसी बालक की वास्तविक योग्यता को पहचान कर उसे प्राप्तांकों एवं सफलता हेतु धनात्मक निष्पादन का मतलब होता है कि एक अच्छे परिणाम हेतु प्रेरित किया जा सकता है। तो ये था गार्डनर का सिद्धांत और उसके निहितार्थ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारा बुद्धि टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।